चलिए एक कुछ क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क दिए थे क्वेश्चन देखने से जो है जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसके पहले हम लोग जब एक पॉइंट अभी उठा ही है तो इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए एक होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होता है? जहां पर टोटल मास को एज्यूम करते हैं कि रख देते हैं, क्लियर ना? होता नहीं है टोटल मास वहां पर, ये हम लोग मानते हैं कि वहां पर हम लोग रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा मिलता है? हम लोग बहुत सारे ऐसे इक्वेशन हैं फिजिक्स के जिसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? पूरे बॉडी के मास को सेंटर ऑफ मास पर रख करके, पहला F बराबर ma, F बराबर ma जो है वहां पर अप्लाई हो सकता है। दूसरा और कहां अप्लाई कर सकते हैं? मोमेंटम निकालने में, क्लियर ना? दो जगह हो गया। तीसरा कहां यूज कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को? ये मानते हुए कि उसके सेंटर पर ही लाई कर रहा है टोटल मास। तीसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। तीन जगह यूज हुआ। कहां पर यूज करना खतरनाक होता है? जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, उसके सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास को रख करके mr² डायरेक्ट नहीं लगा सकते। और कहां पर खतरनाक होता है? जैसे दो मासेस हैं, वो म्यूचुअल अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं चलता। या तो डिस्कस करवाए होंगे, सेंटर ऑफ मास नहीं चलता तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, तो वहां अप्लाई नहीं होगा। तीसरा कहां पर अप्लाई नहीं होता है? तो तीसरा आ जाएगा आपका, जैसे दो बॉडी है, r के बीच का डिस्टेंस है, m1 into मास है, हम लोग 9th में पढ़े थे G_m1 into r²। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा अगर इसका कुछ डायमेंशन है तो। जैसे ये L लेंथ में है और ये L लेंथ जो है वो R के कंपैरिजन में निग्लेजिबल नहीं है, क्लियर ना? तो जब ये लेंथ इसके कंपैरिजन में निग्लेजिबल नहीं है तो वहां पर अप्लाई नहीं होगा, क्लियर? हम ऐसा नहीं करेंगे कि दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर का सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास रख दिया और इनके बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है m1 into, तो ये यहाँ पर अप्लाई कर देंगे उसके सेंटर पर मास रख करके, यहाँ गलत हो जाएगा, क्लियर ना? यहाँ पर अप्लाई, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास कि कुछ जगह हम लोग कैलकुलेशन आसान कर देता है। देखिए सेंटर ऑफ मास होता है जहां पर टोटल मास को एज्यूम कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर हम रख सकते हैं। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां पर उस पूरी बॉडी का वेट लाई करता है। जैसे इस पूरी बॉडी का जहां पर वेट हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो वहीं पर पूरा वेट कंसंट्रेटेड है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये मान लेते हैं रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे बताए थे? सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं बताए थे कि आप नहीं थे ना कुछ बच्चे, जैसे हम बोले थे उसमें कि जहां पर जो हम ऐसे फिंगर रख दें और उसके बाद ये रोटेट करना बंद कर दें, क्लियर ना? तो वहां पर क्या होगा? ये यहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, क्लियर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा यहाँ पर क्योंकि रखने पर सेंटर ऑफ मास यहीं पर क्यों होता था? क्योंकि पूरा मास जो है उसी पॉइंट पर आ गया। अब वो पॉइंट मेरे फिंगर पर आ गया, जब मेरे फिंगर पर कोई मास आएगा तो कहां से गिरेगा? नहीं गिरेगा, क्लियर ना? वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जहां पर पूरे बॉडी का वेट हम मान सकते हैं कि वहीं पर लाई कर रहा है। तो जैसे इसका वेट जो है जहां भी लाई करता होगा वहां पर अगर हम पॉइंट रख दें, ये नहीं गिरेगा क्योंकि वहीं पर mg लगा है, टॉर्क नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहां पर रख रहे हैं तो ये इधर इधर मूव कर जाएगा। रीजन बताइए। रीजन ये है कि इस पूरे रॉड का mg कहीं बीचों बीच होगा, mg यहां लग रहा होगा, यहां पर एक्सिस बन गया।
जब यहाँ पर एक्सिस बना तो एक्सिस से mg के बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो वो टॉर्क ला देगा, तो रोटेट करा देगा। लेकिन अगर हम जहाँ पर mg लग रहा है अगर वहीं पर हम जो है फिंगर रख दें तो बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन और mg क्या दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए? तो बताइए mg जो है एक्सिस को कट कर रहा है तो यहाँ पर रोटेशन नहीं होगा। तो पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। अच्छा क्या होता है पहले बताइए, क्या होता है ये? जहां पर पूरी बॉडी का वेट लाई करे, हम ये एज्यूम करें कि पूरा वेट लाई कर रहा है। प्रैक्टिकली पता कैसे करेंगे? अगर वहां पर हम फिंगर रख दिए, यहां पर वहां पे हिंज्ड कर दिए तो वो रोटेशन में नहीं आएगा। तो बोले सर दोनों में तो अंतर क्या है? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास को भी समझा रहे थे तो भी फिंगर वहीं पर रखे थे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रख रहे हैं तब भी वहां पर। तो अंतर नहीं होता तब जब यहाँ पर फोर्स का वेरिएशन ना बदले जी की वजह से। जैसे यहाँ पर बोला जाता है कि अगर किसी बॉडी का टोटल मास यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल जितने भी dm1, dm2, dm3 ऐसे जितने भी इनफाइनाइट मास होंगे सबका मोमेंट ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? सभी का मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। अब इसके पहले जस्ट बोले थे वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर पूरा वेट लाई करता है और उस पॉइंट ये है COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस पॉइंट के अबाउट जितने भी dm1, dm2 ऐसे इनफाइनाइट मास होंगे सभी का इस एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होना चाहिए सबका मिला करके। जैसे इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क किधर आएगा तो इसका mg किधर लगेगा? इधर की तरफ dm1g, इसका इधर लगेगा dm2g। अच्छा ये होगा r1 डिस्टेंस एक्सिस से जहां पर वेट लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये क्या होगा? r2 हो गया, इसका r3 हो गया। ऐसे हर dm मास का हम टॉर्क निकालेंगे। अगर नेट टॉर्क ऑफ टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ये 0 अगर हुआ तो जिस पॉइंट के अबाउट टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क 0 हुआ तो उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यहां पर क्या बोलेंगे? सभी का मोमेंट ऑफ मास मतलब dm1r1 प्लस dm2r2 इस तरह जितने भी मासेस के मोमेंट है मोमेंट ऑफ मास सभी मिल करके नेट क्या देगा? वो 0 देगा। जिस पॉइंट के अबाउट 0 देगा वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास। दोनों में फर्क केवल इतना आ रहा है कि यहाँ पर फोर्स का मोमेंट निकालना है, यहाँ पर मास का मोमेंट निकालना है। तो जिस पॉइंट के अबाउट सभी मास का मोमेंट 0 दे दे वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। और जिस पॉइंट के अबाउट सभी मास पर लगने वाले फोर्स का मोमेंट मतलब टॉर्क 0 दे दे उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों में अंतर तब आएगा जब मान लेते हैं किसी ऐसे सिस्टम की बात करें जो अर्थ के कंपेरेबल में हो, अर्थ के कंपैरिजन में हो। तो वहां पर अंतर क्या आएगा कि जैसे ये अर्थ का रेडियस है और अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल में कोई बॉडी आ गया तो यहाँ का जी अलग होगा, यहाँ तक कि ग्रेविटेशन में जितना आपको बताया जाएगा कि अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे उतना जी घटता चला जाता है। तो यहाँ पर जी का वेरिएशन हर जगह अलग अलग हो जाएगा। जब अलग अलग होगा तो सभी जगह जो लगने वाला जो फोर्स है वो भी अलग अलग हो जाएगा। किसके वजह से अलग अलग होगा? जी की वजह से। तो ये कह सकते हैं इस वाले पोर्शन में जो जी होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि ये अर्थ के नजदीक है, और ये वाला पोर्शन जो है अर्थ से दूर हो गया तो यहाँ पर जी वाला पोर्शन क्या होगा? कम होगा। तो इसके वजह से जहां पर सेंटर ऑफ मास था वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई नहीं करेगा। जी के वेरिएशन से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन लाई नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पर नहीं आएगा।
बदल जाएंगे तब। नहीं समझा? मतलब यहां पर G अलग है, यहां पर G अलग है। जब सब G सेम सेम था तब ये बोलते हैं नेट टॉर्क ऑफ द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स वो 0 होगा। तो वहां पर जो कि G हर जगह सेम आता था तो वहां पर जो है सेंटर ऑफ मास पर ही लाई कर जाता था वो। जैसे रॉड को लेकर के देखें तो वहां समझता ज्यादा अच्छे से समझ में, जैसे ये रॉड क्लियर ना, मोमेंट ऑफ मास निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ मास निकालने के हमें जो पता है कि सेंटर ऑफ मास L/2 पर होता है, मिड पॉइंट पर होता है। तो L/2 यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, तो इधर का मोमेंट ऑफ मास इधर का मोमेंट ऑफ मास दोनों तरफ का जब टोटल जोड़ेंगे तो इधर वाला माइनस में सब देगा, इधर वाला क्योंकि यहीं पर ओरिजिन माने हैं तो मान सकते हैं ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे, तो इधर वाला पॉजिटिव सब होगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सब मिलकर के 0 दे देते हैं तो सेंटर ऑफ मास इसका मतलब यही अप्लाई कर रहा है। अच्छा, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहां पर बनाते हैं dm1 और यहां पर उतना ही मास सिमेट्रिकली आ गया dm1, तो इसके ऊपर इधर लगा dm1g और इस पर लगेगा dm1g। बताइए इस एक्सिस के अबाउट ये वाला टॉर्क इधर देगा, इधर टॉर्क देगा। अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट ये वाला फोर्स किधर टॉर्क देगा, इधर टॉर्क देगा, ये नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट दोनों का नेट टॉर्क 0 हो गया क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है r हो रहा। अगर यहीं पर g का वेरिएशन आ जाए, g का वेरिएशन मतलब यहां पर g1 आ जाए, यहां पर g2 आ जाए, तो क्या ये टॉर्क क्या देगा, ये मान लेते हैं r है, ये टॉर्क क्या देगा, ये देगा dm1 g1 r। ये वाला टॉर्क क्या देगा dm1 g2 r। तो जो ये वाला इसमें के दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब g1 और g2 क्या होगा, सेम होगा। तो वही यहां पर हम बोल रहे थे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट पर तभी लाई करेंगे जब g में वेरिएशन ना आए, क्योंकि g में वेरिएशन आया तो वो यहां पर नेट टॉर्क 0 नहीं देगा बल्कि कहीं इधर या इधर के अबाउट नेट टॉर्क 0 देगा। अब समझ आ गया या फिर और कोई एग्जांपल? रॉड एक बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, क्लियर ना? रॉड जो है बेस्ट एग्जांपल है दोनों को समझने के लिए। नोट कर लीजिए इसको। क्या नोट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कि वो पॉइंट जहां पर टोटल वेट को हम कंसंट्रेट एज्यूम कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर कंसंट्रेट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सेंटर ऑफ मास तो पहले पढ़ चुके हैं। Center of gravity is a point where we assume the total weight is concentrated. Center of gravity is a point where we assume the total weight of the body is concentrated. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर बॉडी के पूरे वेट को हम रखा हुआ मान सकते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट अबाउट व्हिच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क विल बी 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क 0 आता है।
क्यों? 2 पॉइंट हो गया ना, एक मैथमेटिकल एक डेफिनेशन वाइज याद करने का। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सेम पॉइंट पर लाई करें। बट हमेशा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट ये था, क्या था, क्या लिखना चाह रहे थे आप लोग से, क्या लिखना चाह रहे थे? ये बिल्कुल दिमाग बैठाना नहीं है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। मैक्सिमम चांसेस है कि होने का। तो क्यों मैक्सिमम चांस था होने का? क्योंकि जिस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे थे वो बॉडी अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है। हम लोग जो भी अभी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं इतना बड़ा, या फिर पहाड़ भी क्यों देख रहे हैं, बहुत बड़ा पहाड़, वो भी अर्थ की तुलना में छोटा ही होगा। तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों लाइक एक ही जगह करेंगे। तो कब बदल सकता है, ये भी पॉइंट उसमें जिक्र होना चाहिए चौथे पॉइंट में। कब वेरिएबल, कब दोनों लाइन नहीं करेंगे एक पॉइंट पर? जब बॉडी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होगा, मतलब उसका साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में होगा। जब बॉडी का साइज इतना हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन शुरू हो जाए। आप समझ चुके हैं तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। कब ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफर करेगा सेंटर ऑफ मास से? जब जी का वेरिएशन, बॉडी पर लगने वाला जी का वेरिएशन आना शुरू हो जाए, बॉडी पर लगने वाले जी का वैल्यू बदलना शुरू कर दे पॉइंट टू पॉइंट। चलिए बताइए आप लोग, कब बदलेगा? जब बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर जी का वैल्यू अलग अलग आने लगे, तो वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होगा। तो लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? तो चाहे जी भले डिफर करे, हम लोग सबका नेट टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट जीरो कर लिए वो पॉइंट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर जी वेरिएशन आने लगा, जी वेरी करने लगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है? तो जिस पॉइंट के अबाउट नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो आ जाए, उसी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और उसको अच्छे समझने के लिए हम एग्जांपल लिए थे कि अगर जी वेरी नहीं कर रहा है तब तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेम डिस्टेंस पर नेट टॉर्क जब निकाले तो जीरो आ रहा था, लेकिन जैसे जी वेरी कर गया दोनों जगह, तो इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क जीरो नहीं आया, मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास है क्या यहाँ पर? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा क्या? हाँ, सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा क्या वहां पर? रीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो नहीं आ रहा, जबकि कंडीशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होगा जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो नहीं। 4 पॉइंट लिख लिया आप लोग ना, ये इसी पर बेस्ड जो है नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब मेडिकल। उड़ जाइए, हो गया ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पिछले क्वेश्चन में जो होमवर्क दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें तो डिस्कस करते हैं उसमें। अब आगे कोई बच्चा अगर लेट करता है, 4 बजे टाइम था, तो हमें पहले बता दें, ऐसे एंट्री करेंगे नहीं थे, फिर मना कर देते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, वर्टिकल प्लेन में एक रॉड को इस तरीके से इस पोजीशन पर रिलीज किया गया था, क्लियर ना?
इसका लेंथ था L और इसका मास M था। क्या पूछा गया था? फाइंड एंगुलर एक्सलेशन ना अबाउट दिस पॉइंट। आपको आंसर आ गया सर इसका? देखा जाए एक बार, मैच कराइएगा थोड़ा। जैसे यहाँ पर जो है इसका एंगुलर एक्सलेशन अल्फा पाना है इस एक्सिस के अबाउट, तो अल्फा पाना है और यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन में है, तो वर्टिकल प्लेन में है तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे विजुलाइज करेंगे? प्रैक्टिकली यहाँ पे ऐसे हिंज होगा और जैसा मार्कर को देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही ये पर है। ये फ्री टू रोटेट है कंडीशन। हम यहाँ पर तो ज्यादा फोर्स लगा के इसको क्या कर लिए, रोक लिया है ना, लेकिन यहाँ पर ये फ्रीली रोटेट कर सकता है इस तरीके से। क्लियर? तो अल्फा निकालना है तो प्रोसेस दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या पाना होगा? एम और एल देकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, एम और एल देकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, तो क्या हम लोग टॉर्क अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देंगे फोर्स बाय मास इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जिस एक्सिस के अबाउट ये टॉर्क होगा उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए और उसी एक्सिस के अबाउट ये एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। अगर ये पॉइंट ए है तो टॉर्क भी ए ही के अबाउट होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ए ही के अबाउट होना चाहिए, तो उसी ए के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट निकाल लें और टॉर्क किसी और एक्सिस के अबाउट निकालें, ऐसा गलती नहीं करना है। अब देखिए टॉर्क कैसे आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट में रिजल्ट पता है, आइए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, ये तो पता चल गया। तो टॉर्क कितना आएगा, तो बोलेंगे टॉर्क के लिए पहले एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाएंगे तो इस रॉड का एक तो mg लगेगा, mg सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास लाई कर रहा है, mg यहीं पर लगा देंगे, ये हो जाएगा फोर्स इस एक्सिस के अबाउट। अच्छा एफबीडी में कंप्लीट नहीं है वैसे, क्योंकि जब रॉड पे एफबीडी बनाएंगे तो वहां पर यहां पर भी फोर्स लग रहा होगा, अननोन है वो, हमें नहीं पता है। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाए थे जहां पर बिना अननोन का फोर्स पता किए नेट फोर्स हम निकाले, याद करिए पिछले वाले क्वेश्चन में, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बिना अननोन फोर्स को जाने नेट फोर्स निकाले थे। देखिए नेट फोर्स पाने का दो रास्ता है ना। देखिए किसी बॉडी पर समझिएगा इसको ध्यान से, जैसे F1 F2 F3 ये सब दे दिया, मास और दे दिया इसका और एक्सेलरेशन दे दिया। आपसे पूछ लिया कि इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना है बताइए, तो देखिए इस फोर्स को, बॉडी पर लगने वाले फोर्स को पाने का दो तरीका है। या तो हमें ये सब फोर्स टोटल पता चल जाए तो उसका वेक्टर सम कर देंगे, एक तो तरीका ये है, या तो हमें इस बॉडी का टोटल मास और टोटल एक्सेलरेशन पता चल जाए तब भी इसका आंसर पता कर सकते हैं। क्लियर ना? तो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसका सहारा नहीं लिए थे, मतलब हम लोग क्योंकि एक जहां पर वो हिंज्ड था, जहां पर उसको रोका गया था वो अननोन फोर्स था, तो बाकी फोर्स पता चलने के बावजूद भी जब एक अननोन है तो इसके हेल्प से हम नेट फोर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके हेल्प से तो निकाल सकते हैं। क्लियर ना? क्योंकि हमें क्या क्या पता था, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे किसी भी टाइप का कंडीशन बन जाए कौन क्या जाए। तो हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले थे, टोटल मास हमें पता ही था तो नेट फोर्स निकाल लिए, जबकि हमें इंडिविजुअल फोर्स पता नहीं था। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर देखिए, क्या रॉड पर नेट फोर्स mg लग रहा है? बोलिए, क्या रॉड पर नेट फोर्स mg लग रहा है? नेट फोर्स नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो फोर्स लग रहा होगा, अननोन डायरेक्शन है, अननोन मैग्नीट्यूड है, हमें डायरेक्शन भी नहीं पता है, हमें उसका वैल्यू भी नहीं पता है कितना लग रहा है यहां पर, तो वो अननोन वेरिएबल होगा। लेकिन हाँ, यहां पर चाहे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, मान लेते हैं इधर लग रहा है, मान लेते हैं,
ठीक, वो भी दिखाना जरूरी है। एफबीडी में आपको हर फोर्स दिखाना चाहिए, ये अननोन है, हमें नहीं पता किधर लग रहा है। तो एफबीडी बन गया। टॉर्क अबाउट ए क्या होगा? टॉर्क अबाउट ए क्या होगा? तो बोलेंगे कि फॉर्मूला लगाते हैं एक एक करके सब पर, आर परपेंडिकुलर एफ या एफ परपेंडिकुलर आर। हम लोग सबसे पहले इसी से अप्रोच करते हैं। तो बोलेंगे ये तो जीरो दे देगा, अननोन फोर्स के द्वारा ए के अबाउट टॉर्क जीरो दे देगा, क्योंकि वो अननोन फोर्स उसी ए से पास कर रहा है। तो टॉर्क निकालने में एक फायदा हमें ये हो गया कि जो अननोन फोर्स है वहीं पर एक्सिस है, तो उसका वैल्यू होना भी हमारे लिए कोई काउंटेबल नहीं है। इसका कितना होगा ये बताइए, कितना? ये फोर्स का लाइन है और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा L/2, तो जाएगा mg L/2। नेट टॉर्क नहीं होगा, दो ही फोर्स लग रहा है। अब ये हमें टॉर्क मिल गया, उसके बाद तो रख देंगे, आ जाएगा। अब यहाँ जाएगा mg L/2 डिवाइडेड बाई m/L²/3। कितना आ रहा है ये? 3g/2l। ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। यही पूछ रहा था क्या? अब देखिए अगला क्वेश्चन, उसमें अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसको अगर नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है अगला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट था कि जिसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे, उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसा गलती नहीं करेंगे कि अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकाल लें, तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। बताइए एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आगे होगा एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा। फॉर्मूला ही होता है। बताइए आर क्या होता है? जिस पॉइंट का एक्सप्रेशन निकालना है वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो वो है L/2 इनटू अल्फा। अल्फा है 3g/2l। ये आ जाएगा L से L कैंसिल, 3g/4, 3g/4। हो गया? ये दूसरा क्वेश्चन था उसी का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन उसी का। रॉड स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे था, वो कुछ टाइम बाद मूव करके वर्टिकल पोजीशन में चलाएगा। तो यहां पर ये इनिशियली रिलीज किया गया था,
तो वर्टिकल आ गया तो 90 डिग्री पर जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पूछेगा आपसे, क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चला आया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो तो डायग्राम से आ जा रहा है। चलिए ठीक है, बाय बाय। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फाइंड ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हुए इधर आएगा, इंडिकेशन दे दीजिएगा। ये t इक्वल टू 0 से रिलीज किया गया था। फाइंड वेलोसिटी या फाइंड एंगुलर वेलोसिटी when rod find angular velocity when rod reaches at vertical position. Find angular velocity when rod reaches at vertical position. आ गया होगा वर्टिकल आ गया सर, किसमें से है? बताइए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पाई बाई 2। बताइए इनिशियली रिलीज किया जा रहा है तो ओमेगा इनिशियल वाला क्या होगा? 0। टाइम का जिक्र किया है क्या? नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब जब तरीका पता चलेगा तो साथ साथ नोट भी कर दीजिए, टाइम बचेगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ये 0 है, आप लोग नोट करते चलिए। 2 अल्फा का वैल्यू आया है 3g/4l 2l into पाई बाई 2, और यहाँ से आएगा ओमेगा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 3g पाई बाई 2l का। कितने बच्चों को आया था? नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए इसको क्रॉस करिए, गलत है। रीजन क्या लिखिएगा इसमें? रीजन लिखिएगा अल्फा वेरिएबल। रीजन क्या लिखना है? अल्फा वेरिएबल। वो कैसे बता रहा है?
जो सोचना है सोच सकता है, सोच ले टाइम है। अल्फा कैसे वेरिएबल कैसे बदल रहा है। आप लिखती होंगे कॉपी में क्रॉस करके कि प्रोसेस गलत से सॉल्व करेगा क्योंकि अल्फा वेरिएबल है। कैसे देखिए, मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग इधर था, हॉरिजॉन्टल स्पेस पे था, अब जो है वो आ गया किस एंगल पर। जब किसी एंगल पर आएगा तो वो मान लेते हैं वर्टिकल से थीटा बना मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो mg नीचे लगेगा, बताइए इनका डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स वाले लाइन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो ये होगा। तो कितने बच्चे बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में L/2 था, एक्सिस से फोर्स वाले लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो L/2 था, वो अब L/2 ना हो करके कुछ कम हो जाएगा। अगर ये L/2 है और ये थीटा है, इधर L cos थीटा आएगा, इधर L sin थीटा आएगा, मतलब L/2 sin थीटा। तो जो L/2 sin थीटा है वो स्टार्टिंग में तो L/2 था, लेकिन जब उस एंगल बना लिया तो वो L/2 नहीं रह गया, वो L/2 sin थीटा हो गया। अच्छा, अब इसी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी टॉर्क आएगा, क्योंकि हम इसको इसमें मल्टीप्लाई किए तो टॉर्क आया था। अच्छा, यहाँ पे जो आया था क्या वो वही आएगा जो ये आया था? ये तो डिफरेंट आ गया ऐसा। इसका मतलब टॉर्क तो डिफरेंट हो गया। जब टॉर्क डिफरेंट हो गया, आई तो बदलेगा नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदलेगा नहीं। तो जो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई आई होता है, ये बदलने लगा टाइम टू टाइम। ये कांस्टेंट है, ये तो बदलने लगेगा ना। ऐसा नहीं है, ये अपने आप में समझाते समझाते क्वेश्चन भी बन गया कि अगर एग्जाम में वो कोई एंगल पर रॉड को दे दिया, पूछ लेगा टॉर्क बताइए क्या होगा। टॉर्क आ गया तो पूछ लेगा अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। दो क्वेश्चन यहाँ से भी राइट हो सकता है, क्लियर ना। तो आप ये रीजन लिख लिया आप लोग, तो ये डायग्राम बना करके इसको भी लिख दीजिए। टॉर्क यहाँ पर होगा टॉर्क इज इक्वल टू mg L/2 sin थीटा। तो ये भी अपने आप एक नया क्वेश्चन हो गया, न्यू क्वेश्चन बन सकता है। कितना बोला गया था सर? देखा नहीं था मैंने टाइम। तो मैक्सिमम सब टॉपिक फार्मूला खत्म हो गया, अब न्यूमेरिकल के बैठे नहीं चुप जाओ। टाइम टेबल बिना देखे कोई बच्चा कैसे आ सकता है, पता नहीं कब कैसे बुलाया गया। टाइम में देखा था कि 4 बज रहा था। एक बार छूट जाएगा तो भरपाई होगा वो। इसको लिख लिया आप लोग, तो फास्ट हाथ चलाइए, हाथ फास्ट चलाइए। टॉर्क इज इक्वल टू हो गया mg L/2 sin थीटा। उसका लिख दीजिएगा, न्यू क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है एक नया। हो गया? और लिखना बंद करें तो फिर हम बताएं इसमें कुछ बोले और हो गया। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि जब रॉड रिलीज किया जाएगा तो टाइम के साथ जब तक वर्टिकल में पहुंच नहीं जाता, टाइम के साथ टॉर्क घटेगा या बढ़ेगा? बताइए, टाइम के साथ टॉर्क क्या करेगा? यहाँ तक आने तक घटेगा। कैसे पता? सेंटर से एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये वाला वो घटता जाएगा, क्लियर। अच्छा, जीरो टॉर्क कहाँ देगा? जीरो टॉर्क
वर्टिकल पोजीशन पर। मतलब कि अगर कोई टॉर्क यहाँ पर ओमेगा से घुमाया जा रहा है और पूछ लिया कि टॉर्क क्या होगा रॉड का, तो इस स्टेज पर टॉर्क 0 होगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके आगे कि एक स्पेशल कंडीशन है कि जब थीटा 90 डिग्री पर हो जाएगा, वर्टिकल होगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। ये भी अपने आप एक नया क्वेश्चन बन गया, स्पेशल केस कि 0 टॉर्क कहाँ देगा। ये भी अपने आप एक नया क्वेश्चन बन गया कि 0 टॉर्क कहाँ देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे वाले में, थोड़ा ध्यान सुनिए, क्या पूछा गया था, जल्दी बोलिए। अब कॉपी में देखना है भाई, वही कॉमन चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा था। ये तरीका तो फेल हो गया, एग्जाम में पूछा भी हुआ है, तो क्या तरीका लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा नहीं। मतलब वो सही है, इंटीग्रेशन लग क्या सकता है, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या होगा तब, दिमाग दौड़ेगी कि जहां पर इंटीग्रेशन से या इस डिफिकल्टी से बचना होता था, तो एक चैप्टर आया था जो बहुत सारे कैलकुलेशन को मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता था और वो शॉर्टकट में ला देता था चैप्टर। कौन चैप्टर पढ़े थे आप? वर्क पर एनर्जी। वर्क पर एनर्जी तो वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था जो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं सॉल्व कर पा रहा था। याद करिए कि जब एक सिंपल पेंडुलम को जैसे यहाँ पर रस्सी से बांध करके किसी बॉब को यहाँ से छोड़ते थे, तो पूछते थे यहाँ स्पीड क्या होगा, तो क्या यहाँ पे स्पीड क्या होगा, v बराबर u प्लस at या इक्वेशन ऑफ मोशन लगता था? नहीं लगता था, लेकिन एनर्जी लगकर क्या आ जाता था, आ जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन जो हम न्यूटन्स का काइनेमेटिक्स यूज करके लाए तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा, उसको बहुत आसानी से वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व कर रहा था। तो यहाँ पर भी वही आसान करेगा सॉल्यूशन को, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा, रोटेशन का लास्ट टॉपिक वही एनर्जी है इसका। तो वहां पे जब आएगा तो फिर दोबारा ये क्वेश्चन देंगे, जब वो पढ़ाएंगे तो फिर दोबारा ये क्वेश्चन देंगे। क्लियर ना? फिलहाल अभी इसको यहाँ पर रोकते हैं, हम लोग अभी फाइंड नहीं करते। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन हिंज्ड पॉइंट ए, मतलब जहां पर वो हिंज्ड है वहां पर फोर्स कितना एक्ट करेगा। अब देखिए वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन लिखिए, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। फाइंड फोर्स exerted by hinged on rod. Find force exerted by hinged on rod. अब देखिए इसको सॉल्व करने का फिक्स तरीका होता है, एक बार हम पहले बता देते हैं, फिर बाद में इस टाइप का आएगा तो आप सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने का फिक्स तरीका होता है, जहां पर भी वो हिंज होगा, यह मान लेंगे कि एक फोर्स इधर लग रहा होगा, Fx मान लेते हैं, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा, उसको Fy मान लेते हैं। तो हिंज के द्वारा नेट फोर्स किधर लगेगा, तो बोलेंगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा यही नेट फोर्स है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, Fx पूछ रहा है कि Fy पूछ रहा है? हाँ, हमसे Fnet पूछ रहा है। अच्छा, जो पूछ रहा है उसको लाने के लिए हमको अलग अलग दोनों को सॉल्व करना होगा। क्लियर है? अच्छा, ये तरीका है। अब इसका एफडी बनाते हैं, ये मान लिया, अब इसको एफडी बनाते हैं और इसका न्यूटन्स लॉ, इसका ट्रांसलेशनल स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ से एक नया नाम आ रहा है, पूरे रोटेशन चैप्टर में ये जो नाम ले रहे हैं पहली बार मान रहे हैं, ट्रांसलेशनल स्टडी। मतलब यहाँ पर भी 2 कैटेगराइज कर सकते हैं, रोटेशन मोशन में 2 तरीके का इक्वेशन क्रिएट करेंगे, 2 स्टडी करके, एक रोटेशनल का स्टडी करके रोटेशनल इक्वेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, रोटेशनल स्टडी करके रोटेशनल इक्वेशन, जैसे टाउ इक्वल टू आई था, क्लियर, या टॉर्क इक्वल टू dl/dt,
या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू के। तो ये सब रोटेशनल स्टडी से हम लोग पाएंगे। वही न्यूटन्स लॉ या ट्रांसलेशनल स्टडी करेंगे तो वहां से क्या पाएंगे, F बराबर mv, जो हम लोग न्यूटन्स लॉ और कैलमेटिक्स में पढ़ चुके थे, या F बराबर dk/dt या v बराबर u प्लस at। ये ट्रांसलेशनल स्टडी करेंगे तो मिलेगा। तो अब जो फोर्स है, हमें फोर्स पाना है, मतलब हम लोग को ट्रांसलेशनल स्टडी करना होगा। ये रोटेशनल स्टडी है उसका, और ये ट्रांसलेशनल स्टडी होगा। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यही नया है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो जब ट्रांसलेशनल स्टडीज का करेंगे तो उसमें क्या बोला जाता है कि पूरे बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पर रख देते हैं। क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्टडी में, उसके पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर रखते हैं। कब? जब उसका कौन सा वाला स्टडी करते हैं, ट्रांसलेशनल वाला। वहां पे हम लोग बॉडी की तरह नहीं लेंगे उसको बॉडी की तरह नहीं लेंगे, उसको पॉइंट मास की तरह लेंगे। जैसे पॉइंट मास लिया तो कितने फोर्स लग रहे हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं बताइए। इसको अगर अलग अलग मान लिया तो कितने फोर्स, एक mg, एक fx और एक fy। सबसे पहला काम न्यूटन्स लॉ बताया था, 4 स्टेप में पर न्यूटन्स लॉ खत्म किए थे, जो बच्चे सुने होंगे, और बोले थे न्यूटन्स लॉ के 4 स्टेप केवल न्यूटन्स लॉ में ही नहीं लगेगा, वो फ्रिक्शन में भी लगेगा और सर्कुलर मोशन में भी लगेगा। वो 4 स्टेप क्या था? पहला स्टेप था सबसे पहले क्या बनाना है, ग्रेविटी बनाना है। दूसरा स्टेप क्या था, देखना है, पहचानना है कि उस पॉइंट मास का एक्सेलरेशन किधर है। क्लियर? तो पहला स्टेप तो एबीडी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप बताइए कि एक्सेलरेशन किधर होगा, उस स्टेज पर, इस स्टेज पर एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो किसके एक्सेलरेशन का, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का या किस पॉइंट का एक्सेलरेशन, वो केवल और केवल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्लियर ना? हम लोग कभी भी ये स्टडी करेंगे तो ये किसका करेंगे, सेंटर ऑफ मास का। क्लियर ना? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जब स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन इस समय कहाँ है, इसमें कहाँ है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए अल्फा इधर है, रोटेशन ऐसे है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे पता कैसे आएगा, जैसे एक्सिस से इस पॉइंट को ऐसे मिलाइए, आर ये है तो आर के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ। जैसे कोई बॉडी जिस भी एंगल पे रोटेट करेगा, वो जैसे भी ऐसा रोटेशन होगा तो हर पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये आप सर्कुलर मोशन से भी समझ सकते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर आता था, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट में आता था, वेलोसिटी भी उसी के डायरेक्शन में आता था। क्लियर ना? तो ये फार्मूला v = r ओमेगा से, रेडियस r था और ओमेगा अगर इसका दिया हुआ है तो ओमेगा इनटू r से हम वेलोसिटी पाते थे जो टेंजेंशियल होता था। तो एक्सेलरेशन, और ये कौन सा एक्सेलरेशन देगा, ये टेंजेंशियल देगा कि रेडियल देगा? ये जो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन का आया था जो इसके बारे में पूछे थे, वो कौन सा एक्सेलरेशन था? हाँ, तो ध्यान देंगे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। कैसे पता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था? उसका पहचान होता है वो हमेशा जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, या एक और पहचान होता है कि जब उस पॉइंट को एक्सिस से मिलाएंगे तो उस एक्सिस से 90 डिग्री बनाता है। टेंजेंशियल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ACOM, वो नीचे होगा। अब बताइए कि इसमें Fx तो ऑटोमेटिक 0 हो गया, क्योंकि इस पूरे बॉडी का मास वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो कैसे 0 होगा? Fx = मास इनटू Ax, सेंटर ऑफ मास का। ये बार-बार एक ही पॉइंट बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, जो भी बात करें सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का जो है वो x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो है तो ये y में, तो x वाला पोर्शन तो 0 हो गया, इसलिए x के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? तो बचेगा कौन, केवल और केवल y वाला। y वाले में अगर स्टडी करेंगे तो ये फोर्स ज्यादा कि ये फोर्स ज्यादा, तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर का फोर्स ज्यादा, उसके अपोजिट का फोर्स कम। मतलब mg - fy = मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि y में है, ये y के डायरेक्शन में है, इसलिए लेता है।
तो यहाँ से Fy इक्वल टू क्या आ गया, mg माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा mg माइनस m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया था, 3g/4 इसी का सेकंड क्वेश्चन था, इसी का 3g/4। बताइए mg माइनस 3mg/4 कितना आएगा, mg/4। तो बताइए नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स ऑन रॉड। तो देखिए इन दोनों में से ये तो बचा नहीं, ये तो जीरो है, केवल अकेले यही बचा है, तो ये बचा है तो इसका हटा देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा mg/4, यही आंसर है। नोट कर लीजिए और दोबारा बता सकते हैं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है समझने में तो एक बार और दोबारा में एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर नोट कर लीजिए समझते हुए, दिमाग के बाहर न रहे, नोट करिएगा तो समझते हुए सोचते हुए। हो गया, दोबारा बता दें, ऐसे हो गया। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, जब रोटेशनल स्टडी करेंगे तो गलती से भी ट्रांसलेशनल वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको इसमें जोड़ेंगे नहीं, ऐड नहीं करेंगे। जब भी ट्रांसलेशनल स्टडी करेंगे किसी बॉडी का तो रोटेशन वाला कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं जोड़ेंगे, इतना हमेशा ध्यान रखना है। जब भी ट्रांसलेशनल स्टडी करेंगे तो बिल्कुल ये मानकर चलेंगे कि हम न्यूटन का पढ़ रहे हैं, क्लियर। और रोटेशनल स्टडी करेंगे तो जो भी क्वांटिटी आपको दिख रहा है, ये हर एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट होगा। चाहे किसी भी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, सभी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस के अबाउट होगा, और एक्सिस जैसे हम बदलेंगे ये पूरा का पूरा उसी के कोरस्पॉन्डिंग हर एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगा अगर एक्सिस बदल दिए तो, क्लियर ना। तो जब भी कैलकुलेट करेंगे एक्सिस पूरे सॉल्यूशन के दौरान कभी भी गलती से भी एक्सिस नहीं चेंज करेंगे। तो एक तो पॉइंट ये था। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये जो एक्सेलरेशन लाएगा और जो यहाँ पर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन लाएगा और एक्सेलरेशन लाएगा, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये नेट होता है, क्लियर ना। जबकि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, इससे आने वाला जो एक्सेलरेशन है, शायद आप लोग पता होगा, a इक्वल टू r अल्फा, a इक्वल टू r अल्फा, जहां पर ये होगा एक्सेलरेशन, रेडियस, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या एक्सेलरेशन वही है जो ये है या ये डिफरेंट है, बताइए। ये डिफरेंट है। देखिए एक्सेलरेशन के दो पार्ट होते हैं,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन होता है। टॉर्क से आने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क से आने वाले एंगुलर एक्सेलरेशन में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, नेट एक्सेलरेशन कभी नहीं देगा। क्लियर? तो इसको कभी गलती नहीं करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन पाने का तरीका क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन पहली बार की तभी आएगा जब बॉडी रोटेशन में होगा। जैसे ये पहली बार क्या रोटेट कर रहा था या रिलीज किया गया था? अगर ये रिलीज किया गया इसका क्या मतलब? कि वो रोटेशन में नहीं था, वो कुछ देर बाद रोटेशन में आएगा। और जब तक रोटेशन में बॉडी ना हो रेडियल एक्सेलरेशन कभी नहीं आ सकता। हम रटे नहीं हैं, कुछ न कुछ दिमाग में फार्मूला बैठा हुआ है, उसी फार्मूले को देख करके बोल रहे हैं जो आपके भी दिमाग बैठा होगा। रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाई आर। क्लियर ना? तो जब तक ओमेगा या वेलोसिटी आएगा नहीं ये कैसे जनरेट होगा? क्लियर ना? तो इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर पूछा जाए कि इनिशियल में उसके पास क्या रेडियल एक्सेलरेशन था क्या? स्टार्टिंग में था क्या? नहीं था। अच्छा, अगर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं था तो अच्छा fx क्या वो रेडियल के डायरेक्शन में लग रहा है क्या? fx रेडियल क्या होता है? रेडियस, रेडियस के लॉ। रेडियल मतलब रेडियस के लॉ मतलब कि r। तो fx तो r के डायरेक्शन में था और हमें पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में नहीं था। जब रेडियल एक्सेलरेशन नहीं था तो डायरेक्शन फोर्स कैसे आ जाएगा? देखिए, हम आपके सोचने, हम इतना क्यों बोल रहे हैं इसमें, इतना क्यों इसको और स्प्रेड कर रहे हैं, आपके सोचने का तरीका और स्प्रेड होगा। नहीं, बिल्कुल हम एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन याद कर ले कि आपका बैच अलग बना है। हम यही नॉर्मल बैच रहता तो हम कुछ भी नाम नहीं लेते, हम कुछ भी घुमाते जाते नहीं, एकदम टू द पॉइंट पे बात करते, पढ़ाते चले जाते। क्लियर ना? क्वेश्चन ही बनता, आपसे बुकलेट का क्वेश्चन बनता, लेकिन आपको सोचने का दायरा नहीं खुलता उसमें। और जब तक आपका सोचने का दायरा नहीं खुलेगा तब तक आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा इसलिए होंगे क्योंकि बिल्कुल आप क्वेश्चन रटे हुए हैं। कुछ भी घुमा फिर अगर पूछा, कुछ भी नया चेंजिंग किया तो वहां पे पक्का फंस जाएंगे। अगर आपको हर चीजें स्प्रेड करके पता चलेगा तो आपको ये रहेगा कि कुछ भी घुमाया फिराएगा हम भी उसको हैंडल कर सकते हैं। और एक अच्छा रैंक लाने के लिए आप अभी 11th में है, आपको फिजिक्स बहुत ही मजबूत करना है, 40 से ऊपर नंबर लाना है, मार्क्स मतलब क्वेश्चन सही करना है 40 से ज्यादा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपको इतना इस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हर लेवल में सोच पाए। क्लियर ना? जैसे अगर हम बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, तो क्या इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? क्योंकि रोटेशन आ जाएगा। और जैसे रेडियल एक्सेलरेशन आएगा तो ये कुछ तो एंगल बनाएगा ऐसे। तो हमारा अब fx और fy लेने का तरीका ऐसा नहीं होगा, हमारे अब fx और fy लेने का तरीका ऐसा होगा, fx इधर और fy इधर। क्लियर ना? एक रेडियल डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर, तभी हम डील कर पाएंगे ना उसको। तो अब जो उसका रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो नेट कुछ न कुछ फोर्स आएगा, तब यहाँ पे डायरेक्शन बदलने लगेगा। अब देखिए, अगर यहीं पर ऐसा क्वेश्चन न दे करके वो ऐसा क्वेश्चन देता, ठीक है, और यहां पर जो है इसका टोटल मास है लेंथ L और इसको यहां से कट कर दिया। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग के से बैलेंस था वो रॉड, इसको कट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। क्लियर ना? ये इसके अबाउट मींस था, ये इसके अबाउट स्ट्रिंग से बता हुआ है। ये भी वैसा ही रोटेशन करेगा जैसा ये कर रहा था, कब आफ्टर कट द स्ट्रिंग बी। क्लियर? तो अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे तो फिर वही 4-5 क्वेश्चन जो पूछे थे हर एक क्वेश्चन यहाँ पूछा था। यहाँ पर वहां पर पूछा था फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज्ड, यहाँ पूछा था लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पूछेगा टेंशन इन स्ट्रिंग,
वहां क्या पूछा था? फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द रॉड। यहाँ पर क्या पूछेगा? टेंशन इन स्ट्रिंग। लेकिन प्रोसेस सब कुछ वही होगा, कॉन्सेप्ट प्रोसेस सब कुछ वही रहेगा। अच्छा, या तो हो सकता है कि वो ऐसा ना दे करके सिर्फ ऐसे दे दे कि हम लोग जो है एक साइड स्ट्रिंग से इसको फास्टेंड कर दिया, बांध दिया, और यहाँ पर हाथ से ऐसे पकड़े हुए थे, अब हम हाथ से इसको छोड़ दिए, तो बात वही हुआ। क्लियर ना? तो यहाँ पर टेंशन का आंसर कितना आएगा? mg/4। इसमें टेंशन कितना आएगा? mg/4। तो शायद आप लोग इसको भी नोट करके लिख सकते हैं कि क्वेश्चन डिफरेंट तो हो गया, लेकिन प्रोसेस कॉन्सेप्ट सब कुछ प्रीवियस ही। तो टेंशन आ जाएगा mg/4। ओके, लिख लिया ना? कॉन्सेप्ट प्रोसेस सब कुछ वही रहेगा, टेंशन mg/4, बाकी जो भी क्वेश्चन पूछता है इसमें हम निकाल सकते हैं, एंगुलर स्टेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कोई सिलिंड्रिकल फॉर्म में कोई बॉडी दिया हुआ है, अपने एक्सिस के अबाउट वो इस तरीके से ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, और इसका जो है किसी स्ट्रिंग को ऐसे उल्टे कर दिया और एक इस तरीके से उसका एंड जो है हम लोग बाहर निकाल के यहाँ पर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। अब इसमें इसका मास जो है वो 2 kg ले लेते हैं, और इसका जो एक्सिस है, इसका जो लेंथ है, रेडियस जो पड़ेगा वो हो गया, मान लेते हैं इसमें 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस है आर का। फोर्स यहाँ से 40 न्यूटन लगा दिया। पहला क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग इसको। फाइंड एंगुलर एक्सप्रेशन। Find time. When cylinder rotates 3 revolution and also find angular velocity at that instant। पहला बताइए क्या होगा आंसर? पहले लोग पहले सॉल्व करते हैं, सबका आंसर आना चाहिए।